आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है इसमें आइटिस आ रहा है। आइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन। कोई भी इन्फ्लेमेशन जब भी होती है तो हम उसके लिए आइटिस वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे इन्फ्लेमेशन। अब किसकी इन्फ्लेमेशन है? तो वो है हमारे ग्लोमेरुलस की। ठीक है, अब सबको पता है वैसे तो कि ग्लोमेरुलस होता है क्या है, लेकिन फिर भी एक आइडिया अगर दो तो ग्लोमेरुलस क्या होता है कि हमारे किडनी में जो उसकी फंक्शनल यूनिट्स होती है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होता है हमारे यूरिन बनाने का कार्य करता है, मतलब कि वो ब्लड को फिल्टर आउट करता है और यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर देता है जो भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है। ठीक है, तो अब ब्लड को फिल्टर करने के लिए ब्लड जो होता है वो किडनी में आता है। किडनी में कैसे आता है? एफेरेंट आर्टेरियोल के थ्रू। अब एफेरेंट आर्टेरियोल जो है वो किडनी में आकर क्या करती है? टफ कैपिलरीज बनाती है, मतलब कि वो बहुत सारी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है। डिवाइड होने के बाद वो एक टफ्ट बना लेता है कैपिलरीज का, जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, अब जो ग्लोमेरुलस होता है ये जो होता है उस फिल्ट्रेट को, मतलब कि जो भी उसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसको फिल्टर आउट करके किस में भेज देता है? बोमेंस कैप्सूल में। ठीक है, अब बोमेंस कैप्सूल में उस फिल्ट्रेट को भेज दिया उसने। ठीक है, अब उस फिल्ट्रेट को ग्लोमेरुलस की कैपिलरी से बोमेंस कैप्सूल में आने के लिए 3 लेयर से गुजरना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन बैरियर। ठीक है, अब वो कौन सी 3 लेयर्स है? तो वो इसमें दे रखा है कि सबसे पहले जब हम इसे एनलार्ज करके देख रहे हैं तो 3 लेयर्स कौन सी है? सबसे पहले तो वो कैपिलरी से निकलेगा, तो कैपिलरी की वॉल होगी, तो वो होती है हमारी एंडोथीलियम ऑफ द कैपिलरी। ठीक है, दूसरा वो बोमेंस कैप्सूल में एंटर करेगा, तो एक बोमेंस कैप्सूल की लेयर को उसे क्रॉस करना पड़ेगा, तो वो होती है हमारी विसरल एपिथीलियम ऑफ द बोमेंस कैप्सूल। अब ये एपिथीलियम है। ठीक है, अब हमको पता है कि एपिथीलियम अगर है तो बेसमेंट मेम्ब्रेन तो होगी, पक्का पक्का होगी। ठीक है, तो वही, तो पहली कौन सी होगी? एंडोथीलियम ऑफ कैपिलरी। दूसरी हो गई हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन। तीसरी हो गई हमारी विसरल एपिथीलियम ऑफ द बोमेंस कैप्सूल। अब यही कंप्राइज करती है हमारी पोडोसाइट्स को। अब पोडोसाइट्स क्या होते हैं? वो स्पेसेस जिसके थ्रू हमारे जो फिल्ट्रेट हैं वो निकल कर कैपिलरी से यहाँ पर आते हैं। कहाँ पर? वोमेंस कैप्सूल में। ठीक है, अब इसका नाम पोडोसाइट्स क्यों है? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारे फुट की तरह रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि एक पैर जो होता है उसकी तरह हमारा इसका स्ट्रक्चर होता है, तो इसलिए हम इसको पोडोसाइट्स बोलते हैं। तो ये होगा हमारा फिल्ट्रेशन बैरियर और फिल्ट्रेशन ट्रायड। अब जब हम ग्लोमेरुलस का ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं तो वो कुछ ऐसा दिखता है कि एफेरेंट आर्टेरियोल है। ठीक है, तो अगर हम इसका ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं तो क्या होता है कि ट्रांसफर सेक्शन में सबसे पहले आता है हमारा एफेरेंट आर्टेरियोल। एफेरेंट आर्टेरियोल जो होता है वो डिवाइड करता है बहुत सारी कैपिलर, मतलब छोटी छोटी कैपिलरीज में। तो अब उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है अगर हम ट्रांसवर्सली देखें तो ये जो रेड कलर से मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे, ये होती है हमारी एंडोथीलियम ऑफ कैपिलरी। रेड कलर के अंदर वाला जो पोर्शन है वो हो गया ल्यूमेन ऑफ कैपिलरी। ठीक है, और ये बाहर वाला मतलब रेड पोर्शन क्या हो गया? एंडोथीलियम ऑफ कैपिलरी, जो हमारी पहली लेयर थी बेसमेंट मेम्ब्रेन की, उसकी फिल्ट्रेशन ट्रायड की। ठीक है, उसके जस्ट बाहर क्या है? ब्लू सर्कल जो बनाया हुआ है वो है हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, अब उसके बाहर जो है वो फुट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो क्या है? हमारे विसरल एपिथेलियम या पोडोसाइट। तो ये 3 मिलकर बना रहे हैं हमारा फिल्ट्रेशन ट्रायड। अब इसमें एक और ग्रीन कलर से जो सेल्स बनाए गए हैं, स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, वो क्या है? वो है हमारे मेसेंजर सेल्स। मेसेंजर सेल्स क्या होते हैं? अब जैसे एफेरेंट आर्टेरियोल बहुत सारी कैपिलरीज में डिवाइड करता है ना। डिवाइड करने के बाद कैपिलरीज के बीच में तो स्पेसेस बन जाते होंगे, है ना। तो कैपिलरी के स्ट्रक्चर को स्टेबल रखने के लिए या उनको सपोर्ट करने के लिए उन स्पेसेस में जो सेल्स भरे रहते हैं उसको हम बोलते हैं मेसेंजर सेल्स। तो मेसेंजर सेल्स जो होते हैं वो हमारी कैपिलरीज को मतलब स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का कार्य करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ पोडोसाइट्स रिप्रेजेंट फुट शेपेड स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मेन डिजीज़, वो है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसको हम दूसरे नाम से क्या बोल सकते हैं? ब्राइट्स डिसीज़। ठीक है, अब ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है तो इट इन्वॉल्व्स, मेनली क्या इन्वॉल्व होता है इसमें? रीनल ग्लोमेरुलाई। लेकिन ग्लोमेरुलस में भी मेन क्या? तो उसमें होता है फिल्ट्रेशन बैरियर। जो 3 लेयर्स बताई हैं वो मेनली इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे नाम से पता चल रहा है आइटिस वर्ड है इसमें। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन क्यों हुई है? कोई ना कोई इंजरी हुई होगी ग्लोमेरुलस में, है ना। तो इंजरी कैसे हो सकती है हमारे ग्लोमेरुलस में, तो वो हमें आगे देखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले उसका एक डायग्राम, फिर से ये जो डायग्राम है ये इसमें दिख रहा है बिल्कुल कि
कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्या हो रहा था, ठीक है। तो ये हमारा एफरेंट आर्टेरियोल जो है वो डिवाइड कर रही है कैपिलरीज में। अब इसमें मार्क कर रखे हैं मैंने सब स्ट्रक्चर्स। एक तो एंडोथेलियल सेल्स दिख जाएंगी, कैपिलरी का ल्यूमेन दिख जाएगा, पोडोसाइट्स दिख रहे हैं और विसरल एपिथेलियम होते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा ये हमारी वही फिल्ट्रेशन ट्रायड जो होता है उसका एक और स्ट्रक्चर है। तो बोमेन स्पेस दिख रहा है यहाँ पे, उस तरफ क्या होते हैं हमारे पोडोसाइट्स होते हैं। पोडोसाइट्स फुट लाइक स्ट्रक्चर, इतने बड़े बड़े दिख रहे हैं आराम से, ठीक है, फुट लाइक स्ट्रक्चर्स हो गए। फिर उसके नीचे आती है हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है इसमें तीन, उस बेसमेंट मेम्ब्रेन को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। मतलब वो ये कह रहे थे कि बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है ना वो हमारी 3 तरह की होती है, मतलब कि बीच से तो वो बहुत डेंस होती है, इसलिए उसका नाम रख दिया लेमिना डेंसा। लेकिन साइड साइड से, ऊपर और नीचे से वो बहुत वैसी होती है, कैसी, रेयर सी, मतलब डेंस नहीं होती, कम होती है, तो लेमिना रेरा। लेकिन अगर वो बाहर की तरफ है तो वो एक्सटर्ना, और अगर वो अंदर की तरफ है तो वो इंटरना हो जाएगी, ठीक है। तो बीच से क्या होगी, लेमिना डेंसा क्योंकि वो डेंस है। बाहर की तरफ हो जाएगी लेमिना रेरा एक्सटर्ना, और अंदर की तरफ हो जाएगा लेमिना रेरा इंटरना, ठीक है। और सबसे अंदर की तरफ जो है हमारा वो कैपिलरी का ल्यूमेन आता है, तो उसकी तरफ क्या आ जाएगा हमारा एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द कैपिलरी, ठीक है। उसके बाद अभी हमने देखा था ऊपर कि उसमें क्या है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन का मतलब है कोई ना कोई इंजरी हुई होगी। अब इंजरी कैसे हो सकती है उसमें, तो उसको हम देखेंगे अब। तो इंजरी ना 2 तरीके से हो सकती है, या तो वो हमारे खुद के इम्यून सिस्टम की वजह से हो, या दूसरा नॉन इम्यूनोलॉजिकल वो हो सकता है कोई भी फैक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम नॉन इम्यूनोलॉजिकल को देखें, पहले इम्यूनोलॉजिकल देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मोस्ट कॉमन होता है। अब ये 3 तरीके से हो सकता है ना। इम्यूनिटी एक तो हमारी होती है एंटीबॉडी मीडिएटेड, और दूसरी होती है सेल मीडिएटेड, ठीक है। एंटीबॉडी मीडिएटेड में क्या है, देखो, एंटीबॉडी मीडिएटेड में सिर्फ ऐसा नहीं है कि एंटीबॉडी ही अकेले काम करती हैं। अब देखो एंटीबॉडी बनती कब है, जब कोई एंटीजन आया हो, है ना। तो इसमें क्या है कि एंटीजन एंटीबॉडी इन दोनों का मिलकर जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसकी वजह से वो हमारा ब्लड सर्कुलेशन में घूमते घूमते, या तो हो सकता है कि मतलब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की वजह से जो इन्फ्लेमेशन होती है, तो उसको हम इस कैटेगरी में रख देते हैं, ठीक है। दूसरा होता है हमारा सेल मीडिएटेड। सेल मीडिएटेड में क्या, जैसे कि हमारे टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, तो उसमें भी जो CD4 और CD8 लिम्फोसाइट्स होते हैं उसकी वजह से जो इंजरी होती है उसको हम सेल मीडिएटेड इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स में देख सकते हैं। अब हमारी इम्यूनिटी का एक और पाथवे होता है जिसको हम ऑल्टरनेट पाथवे होते हैं, जिसके अंदर हमारे C1 से लेके C9 तक कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं, ठीक है। अब इन 9 कॉम्प्लीमेंट्स में से भी जो C3 जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे इंजरी के लिए ग्लोमेरुलस में, ठीक है। तो ये ऑल्टरनेट पाथवे के अंदर आ जाएगा। फिर होता है एक, ये तो इम्यूनिटी वाले फैक्टर्स आ गए, दूसरे होते हैं बिना इम्यूनिटी वाले, ठीक है। तो अब क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि अगर हमारे मेटाबॉलिज्म में कोई दिक्कत आ गई तो इसकी वजह से अगर कोई इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसको बोलते हैं हम मेटाबॉलिक ग्लोमेरुलर इंजरी, ठीक है। जैसे कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी और फैब्रीज डिजीज़ में यही होता है। अब डायबिटिक नेफ्रोपैथी हमें पता है कि डायबिटीज़ में हमारा मेटाबॉलिज्म कितना गड़बड़ा जाता है, तो उसकी वजह से हो गया ये, ठीक है। कोई इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से हो गया। ड्रग्स भी बहुत इंजरी कर सकते हैं हमारी, इसीलिए हम बोलते हैं ना कि अगर हम ड्रग्स ज़्यादा लेते हैं तो हमारी किडनी पे बहुत लोड बढ़ जाता है, ठीक है। इनहेरिटेड कोई प्रॉब्लम है जो पहले से ही दिक्कत दे रही है, इनहेरिटेंस में आ गई है इसलिए। फिर एक अमाइलोइडोसिस एक डिजीज़ होती है। फिर एक आता है हीमोडायनेमिक ग्लोमेरुलर इंजरी, जिसके अंदर हमारी 2 डिजीज़ आती है एग्जाम्पल के तौर पर, कि फोकल सेगमेंटल, ये वही है, मतलब कि अगर आगे हम टाइप्स देखेंगे किसके, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की, तो ये प्राइमरी टाइप ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में आता है फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, ठीक है। अब अगर इसको डिटेल में देखें, क्योंकि मोस्ट कॉमन हमारे इम्यूनोलॉजिकल होते हैं तो उसी को हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अब एंटीबॉडी मीडिएटेड आ गया, तो अब इसमें एंटीबॉडी से अभी मैंने बताया कि एंटीबॉडी से सिर्फ हम एंटीबॉडी नहीं लेते, एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स का लेते हैं, ठीक है। कि कोई एंटीबॉडी क्योंकि तभी बनती है जब कोई एंटीजन हो, ठीक है। तो अब वो कैसे हो सकता है, देखो 2 तरीके हो सकते हैं, या तो
मतलब ये हो सकता है कि जैसे हमारी बॉडी में ना कोई बैक्टीरिया घूम रहा था या फिर कोई एंटीजन घूम रहा था, तो उसके लिए एंटीबॉडी बन गई और वो उससे हमारे ब्लड में आके लड़ाई करने लग गई और उसने कम्प्लेक्स बना लिया, एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स। तो वो उसने बनाया कहाँ पर, हमारी ब्लड में बनाया। अब ब्लड है तो ब्लड तो किडनी में तो जाएगा ही फिल्टर होने के लिए, है ना। तो वो एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स जो है वो ब्लड में घूमता घूमता हमारे ग्लोमेरुलस में पहुँच गया, ठीक है। अब वहाँ पे जो तब वो वहाँ पे पहुँच गया ग्लोमेरुलस में और उसने कर दी इन्फ्लेमेशन कॉज, तो उसको हम बोलते हैं सर्कुलेटिंग इम्यून कम्प्लेक्स डिपोजिशन, ठीक है। लेकिन एक होता है इन सीटू, उसमें क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एंटीजन था, वो क्या हुआ, सर्कुलेशन में घूम रहा था, घूमते घूमते वही सर्कुलेशन के थ्रू वो पहुंच गया हमारी किडनी में ग्लोमेरुलस में पहुंच गया। अब ग्लोमेरुलस में वो एंटीजन जाके प्लांट हो जाता है, ठीक है। प्लांट हो गया, वहाँ पे जाके बैठ गया, तो उसके बाद हमारी जो एंटीबॉडी है वो वहाँ पर ही आ जाती है, कहाँ पर, ग्लोमेरुलस में आती है और फिर उसके साथ बनाती है एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स और तब जाके उसमें इंजरी हो जाती है या इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो इसको हम कौन सा बोलेंगे, अब देखो इन सीटू हुआ, ये हो तो ग्लोमेरुलस में ही रहा है, ठीक है, इन सीटू हुआ। लेकिन अब इसमें क्या था कि हमारा एंटीजन जो था वो आके प्लांट हुआ था, मतलब बाहर कहीं घूम रहा था और आके इधर बैठ गया, ठीक है, प्लांट हो गया। तो इसको बोलते हैं हम प्लांटेड इन सीटू एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, फर्स्ट कम्स द एंटीजन, पहले एंटीजन आया, उसके बाद एंटीबॉडी उसको पीछे पीछे फॉलो करती हुई आ जाती है, ठीक है। अब एक होता है फिक्स टाइप ऑफ इन सीटू एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स। फिक्स में क्या होता है, देखो कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमारी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो टाइप 4 कोलेजन से बनी हुई होती है, ठीक है, कोलेजन प्रोटीन से वो बनी होती है। तो कभी कभी क्या होता है कि वो खुद एंटीजन की तरह एक्ट करने लग जाता है। अब एंटीजन जहाँ भी होगा एंटीबॉडी तो आएगी, लेकिन क्योंकि वो अपनी खुद की बॉडी की सेल के अगेंस्ट काम कर रही है एंटीबॉडी, तो ये ऑटो इम्यूनिटी हो गई। तो इसमें क्या है कि हमारा जो एंटीजन था वो एक्चुअल में नहीं है, लेकिन ऑटो इम्यूनिटी की वजह से वो एंटीजन की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो ये एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स का कंसेप्ट हमको समझ में आ गया कि दो तरीके का हो सकता है इन सीटू, अगर मतलब कि कम्प्लेक्स जो है वो हमारा ग्लोमेरुलस के अंदर ही बन रहा है तो उसको बोलते हैं इन सीटू, लेकिन अगर वो बना बनाया सर्कुलेशन के थ्रू हमारे ग्लोमेरुलस में आ गया तो उसको बोलते हैं हम सर्कुलेटिंग इम्यून कम्प्लेक्स डिपोजिशन। अब इन सीटू वाला दो तरह का हो सकता है, फिक्स्ड या प्लांटेड। प्लांटेड का मतलब है कि जो हमारा एंटीजन था वो पहले आया और पीछे पीछे एंटीबॉडी आई। लेकिन फिक्स्ड में क्या होता है कि हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन के जो सेल्स हैं वो एंटीजन की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं फिक्स टाइप ऑफ इन सीटू एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स, ठीक है। उसके बाद दूसरी टाइप ऑफ वो होती है इम्यूनोलॉजिकल कॉज में आता है दूसरा टाइप, सेल मीडिएटेड का। तो सेल मीडिएटेड का जैसे कि अभी बताया, हमारे जो टी सेल्स होते हैं उसमें भी CD4 और CD8 जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, हमारे टी सेल्स जो होते हैं वो एक्टिवेट हो गए, उसकी वजह से वो साइटोकाइनिन रिलीज़ कर देते हैं और यहाँ पर साइटोटॉक्सिसिटी क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं वो वहाँ पे आके इकट्ठा हो जाते हैं और वहाँ पर इन्फ्लेमेशन कॉज कर देते हैं या फिर इसी को हम इंजरी बोल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि कोई भी एंटीबॉडी नहीं है ना, तो इसलिए हम इसको पॉसी इम्यून मैकेनिज्म भी बोलते हैं। पॉसी का मतलब होता है लेस या फिर फ्यू, और इम्यून मतलब एंटीबॉडी फिलहाल यहाँ पर ये बोला गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एंटीबॉडी क्योंकि है ही नहीं या फिर बहुत कम होती है अगर होंगी भी तो इसलिए हम इसको पॉसी इम्यून मैकेनिज्म बोलते हैं। अब इसमें जो थर्ड टाइप आता है वो होता है हमारा अल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट पाथवे। इसमें पहले बताया था कि इसमें C1 से लेके C9 कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, उसमें से भी जो मेन C3 कॉम्प्लीमेंट होता है वो हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है इस इन्फ्लेमेशन के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि C3 और एक प्रोपर्टी होता है, वो जो होता है हमारा ग्लोमेरुलाई में डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है। यहाँ पर भी कोई वो नहीं है, एंटीबॉडी नहीं है, तो दो में कोई एंटीबॉडी नहीं है, सिर्फ पहले वाले में थी, ठीक है। इसका एग्जांपल होता है मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये भी प्राइमरी टाइप ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है जो हम आगे टाइप्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आता है लोकेशन कितनी हो सकती है, जैसे देखो अगर हमें कोई इंजरी हो रही है हमारे ग्लोमेरुलस में, ठीक है, तो वो ऐसी कौन सी लोकेशन जहाँ जहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स या फिर कोई भी चीज़ है वो जाके इकट्ठा हुई है या फिर इसीलिए उसने इंजरी किया, ठीक है।
तो कौन सी लोकेशन हो सकती है? तो ऐसी 4 लोकेशन होती है। 3 तो होती है हमारी फ़िल्ट्रेशन ट्रायड वाली, और एक हमने बताया था मेसेंजियल सेल्स। मेसेंजियल सेल्स ऊपर ही बताए गए थे, जो हमारे कैपिलरीज़ को सपोर्ट करते हैं, उन सेल्स को हम बोलते हैं मेसेंजियल सेल्स, ठीक है। तो ये 4 लोकेशन हो गई, अब इसमें दिखा रखा है, ठीक है। सबसे पहले तो ये 4 वो हो गई हमारी। सबसे पहले बीच में हो गई हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन, और फिर कैपिलरी की तरफ हो गई हमारी एंडोथेलियम, और जो बोमेंस कैप्सूल की लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एपिथेलियम, विसरल एपिथेलियम ऑफ द बोमेंस कैप्सूल, जो पोडोसाइट से कंप्राइज करती है, ठीक है। अगर हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन में वो इंजरी हो रही है, फिर लोकेट हो रहा है हमारे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स या कोई भी चीज़, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रा मेम्ब्रेनस, सी टाइप ऑफ बोल रखा है जो इंट्रा मेम्ब्रेनस, ठीक है। अगर वो हमारे पोडोसाइट्स में हो रही है तो ये हो जाएगी हमारी सब एपिथेलियल, क्योंकि एपिथेलियम है ना, तो ये हो जाएगी सब एपिथेलियल। सब एपिथेलियल इसलिए बोला है क्योंकि ये जंक्शन पर होता है। किसकी जंक्शन पे? बेसमेंट मेम्ब्रेन और पोडोसाइट्स की जो जंक्शन होती है वहाँ पर ये लोकेट होता है जाकर, तो इसको बोलते हैं हम सब एपिथेलियल। अगर वो कौन सी जंक्शन पर हो रहा है? अगर वो बेसमेंट मेम्ब्रेन और ये जो हमारे एंडोथीलियम है इसकी जंक्शन पर हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं सब एंडोथीलियल, ठीक है। और अगर वो हमारे उसमें मेसेंजियल सेल्स पे हो रहा है तो ये मेसेंजियल हो जाएंगे। तो ये 4 टाइप्स ऑफ लोकेशन होती है हमारी कि कहाँ कहाँ पर इंजरी सिचुएट हो सकती है, कम्प्लेक्स सिचुएटेड हो सकता है। तो ये 4 हो गए, ठीक है। कौन सी? तो मेसेंजियल, फिर कैपिलरी वाली की तरफ हो जाएगा सब एंडोथीलियल, फिर अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन में है तो इंटर मेम्ब्रेनस, और अगर बाहर की तरफ पोडोसाइट्स की तरफ है तो फिर सब एपिथेलियल, ठीक है। फिर उसके बाद अभी हम आ जाते हैं टाइप्स पर। ये रहा। तो टाइप्स जैसे कि मतलब टाइप्स ना इसके 3 तरह से हम देख सकते हैं। सबसे पहले तो अगर हमारी जो डिज़ीज़ है वो प्राइमरीली जाके किडनी को या फिर उसके ग्लोमेरुलस को इफ़ेक्ट कर रही है, तो वो हो जाएगी हमारी प्राइमरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। और अगर हमें कोई और डिज़ीज़ है और सेकेंडरीली मतलब कि उस डिज़ीज़ की वजह से या फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स की तरह अगर वो हमको किडनी में जाके अफेक्ट कर रही है या ग्लोमेरुलस में जाके अफेक्ट कर रही है, तो उसको हम सेकेंडरी टाइप ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलेंगे। एक होती है बचपन से ही जो प्रेजेंट है हेरिडिटरी, तो उसको बोलते हैं वो हेरिडिटरी के उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो प्राइमरी मतलब कि ग्लोमेरुलाई जो होते हैं उसमें प्रीडोमिनेंट साइट ऑफ इन्वॉल्वमेंट होता है। अब ये 9 टाइप्स का होता है। 9 टाइप्स का, इन 9 के 9 टाइप्स का हमें नाम याद करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर कोई भी चीज़ नई नई हो रही है तो उसको हम अक्यूट बोलेंगे, कम टाइम में जो हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले का नाम यही है, अक्यूट प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, पूरा डिटेल इसका, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है कि पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। का ये नाम क्यों है? क्योंकि ना जब से जैसे हमें कोई सोर थ्रोट हुआ या फिर कोई स्किन इन्फेक्शन हुआ, तो इसमें हमारा जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है वो होता है हमारा स्ट्रेप्टोकोकस, है ना, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, ये हमारा इन्वॉल्व होता है। तो ये जब हमारा घूमता घूमता वहाँ चला जाता है, कहाँ पे? किडनीज़ में, और वहाँ जाके इन्फ्लेमेशन वगैरह क्रिएट कर देता है, तब जाके ये अक्यूट प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, ठीक है। दूसरा आता है हमारा रैपिडली प्रोग्रेसिव जीएन, ठीक है। ये बहुत जल्दी जल्दी प्रोग्रेस करता है, इस वजह से इसलिए इसको RPGN बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है मिनिमल चेंज डिजीज़। अब मिनिमल चेंज डिजीज़ इसको क्यों बोला है? क्योंकि जब ये डिजीज़ होती है तो इसमें पोडोसाइट्स में या फिर किडनी में जो है ना, किडनी में हमारे बहुत मिनिमम चेंज दिखता है। मतलब बाहर से अगर हम देखेंगे तो हमें तो किडनी बिल्कुल नॉर्मल लगती है, और जो पहला हम टेस्ट कराते हैं लाइट माइक्रोस्कोपी, उसमें भी हमारी किडनी बिल्कुल नॉर्मल दिखती है। तो इसमें बहुत मिनिमम चेंज होता है, इसलिए मिनिमल चेंज डिजीज़ है, ठीक है। और ये मेन कॉज होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का इन चिल्ड्रन, ठीक है। फिर आता है 2 फोकल से याद करने हमको, फोकल सेगमेंटल, ठीक है। लेकिन एक है हमारा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और दूसरा होता है हमारा ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, ठीक है। तो ये 2 याद हो गए। अब 2 ही हमारी मेम्ब्रेन से याद कर लें, तो एक हो जाता है हमारा मेम्ब्रेनस जीएन, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, और दूसरा क्या आता है हमारा मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव। ये बस प्रोलिफरेट कर जाती है तो इसलिए इसका MPGN हो जाएगा, और वो वाला सिर्फ MGN, ठीक है।
फिर 2 जो बच गई हैं हमारी आईजीए नेफ्रोपैथी। आईजीए अलग से क्यों बता रखी है, क्योंकि अगर हम ऊपर मतलब जितनी भी अगर हम डिजीज़ेज़ देखेंगे नेफ्राइटिस की, तो उसमें जो जो इम्यूनोग्लोबिन ग्लोबुलिन इन्वॉल्व होता है वो हमारा आईजीजी होता है, लेकिन ये अकेली है जिसमें आईजीए इन्वॉल्व है, तो इसको अलग से हम बोलते हैं आईजीए नेफ्रोपैथी। ठीक है, फिर एक अब वही कि हमारी डिजीज़ बहुत क्रोनिक हो गई है तो वो हो जाएगा क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, तो ये 9 हो गया। अक्यूट, क्रोनिक, ये 2 याद हो गए। फिर 2 फोकल वाली, 2 हो जाएंगे मेम्ब्रेन वाले। अब एक अकेली जो आईजीए को आईजीए इन्वॉल्व होती है जिसमें, फिर एक में मिनिमम चेंज हो रहा है और एक बहुत रैपिडली प्रोलिफरेट कर रही है, तो ये 9 हो जाएंगी। ठीक है, सेकेंडरी में क्या होता है कि हमारा मेन डिजीज़ कोई और है, सिस्टमिक कुछ और डिजीज़ है हमें, लेकिन सेकेंडरीली वो ग्लोमेरुलस को अफेक्ट करती है। ठीक है, जैसे कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी, सबको पता है इसमें डायबिटीज़ सबसे प्राइमरी वो है। ल्यूपस जो होती है वो हमारी ल्यूपस नेफ्राइटिस जो होती है वो हमारी ऑटोइम्यून डिजीज़ है। अमाइलॉइडोसिस, इसमें क्या होते हैं, अमाइलॉइड प्रोटीन्स जो होते हैं दे गेट्स अक्यूमुलेटेड इन कहाँ पे, हार्ट, किडनी और हमारे लिवर में ये अक्यूमुलेट कर जाते हैं। फिर गुड पास्चर सिंड्रोम, ये रिलेटेड होते हैं हमारे, इसमें इसमें क्या होता है कि हमारी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उस पर जाके अटैक हो जाता है, और ये RPGN में इसको हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर एक हेनोक्स परप्यूरा, इसमें क्या होता है, परप्यूरा जैसे नाम से पता चल रहा है, तो इसमें क्या होता है पर्पल या फिर रेडिश स्पॉट्स जो होते हैं वो हमारी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में दिख जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये इसमें ब्लीडिंग हो जाती है स्मॉल वेसल्स में। ठीक है, फिर उसके बाद है हेरिडेटरी, ये हमारी 4 होती है। 4 के नाम ऐसे याद कर सकते हैं कि एयरपोर्ट, फैब है तो एलपोर्ट और फैबरी। ठीक है, अब नेल थिन है तो नेल पटेला और थिन थिन मेम्ब्रेनस। ठीक है, तो ये 4 हो जाएंगे।